जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ में नक्सल्स का सिक्योरिटी फोर्सेस पर बड़ा हमला। जीएसएल ने पहली बार लॉन्च करी एक साथ 2 वेसल्स। अमेरिका भारत की सभी न्यूक्लियर एंटिटीज को अपनी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट से हटाने के लिए तैयार। रशिया के Su-35 फ्लैंकरी का भारत में ज्वाइंट प्रोडक्शन का ऑफर। और कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो का इस्तीफा। आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में नक्सल्स ने हमारे सिक्योरिटी पर्सनल के व्हीकल्स को आईईडी की मदद से टारगेट किया था और इस आईईडी ब्लास्ट में छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी के 9 जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं और जबकि हमारे कई जवान घायल भी हैं। और ये हमला हमारे जवानों पर तब हुआ जब वे ऑपरेशन से वापस लौट रहे थे और इस हमले में 100 kg तक की आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। इसे सड़क से 3 फीट नीचे प्लांट किया गया था और इस घटना पर अन्य डिटेल्स आनी बाकी है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। डिफेंस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले उद्देश्य के साथ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि जीएसएल ने एक साथ 2 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इन फास्ट पेट्रोल वेसल्स के नाम हैं अक्षय और अमूल्य। और ऑफिशियल्स की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक इन दोनों फास्ट पेट्रोल वेसल्स के निर्माण में 60% से अधिक के स्वदेशी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है और ये दोनों फास्ट पेट्रोल वेसल्स इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाई गई हैं, जो कि 320 टन तक के डिस्प्लेसमेंट वाली वेसल है और ऑफशोर एसेट्स, आइलैंड टेरिटरीज, इन सभी की सुरक्षा के साथ साथ सर्विलियंस ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए इन वेसल्स को अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज किया गया है। और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की हिस्ट्री में पहली बार है जब उन्होंने 2 वेसल्स एक साथ लॉन्च करी हैं और जीएसएल इस तरह की टोटल 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स को बनाएगी और ये जो 2 वेसल्स लॉन्च की गई है वो इस सीरीज में तीसरी और चौथी वेसल है, जबकि इसी सेम सीरीज की जो पहली और दूसरी वेसल थी उनके नाम में अदम्य और अक्षर, जिन्हें अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। और भारतीय रक्षा मंत्रालय के ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक ऐसा पहली बार है जब इस तरह की फास्ट पेट्रोल वेसल्स को कंट्रोलेबल पिच प्रोपेलर के साथ बनाया गया है। इसके अलावा आज भारतीय रक्षा मंत्रालय ने एशिया के सबसे बिगेस्ट एयर शो यानी कि एरो इंडिया 2025 के 15वें एडिशन के लिए भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करी है, जो कि बेंगलुरु के यलहंका में 10 से 14 फरवरी तक आयोजित किया जाने वाला है। और इस दौरान रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सेक्रेटरी लेवल पर कई अलग अलग बायलैटरल मीटिंग्स को भी प्लान किया गया है। और कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स देखने को मिली हैं जिनमें इस बात की संभावना जताई गई है कि एरो इंडिया 2023 की तरह ही इस बार के एरो इंडिया शो में भी F-35 फाइटर देखने को मिल सकता है। हालांकि F-35 एरो इंडिया शो 2025 से पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं कर रहा है तो इसका अभी तक तो फिलहाल कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। अमेरिकन एनएसए की भारत विजिट के दौरान एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि अमेरिका भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए बेहद ही जल्द भारत की कई सारी न्यूक्लियर एंटिटीज को अपनी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट से हटाने वाला है और इनमें से अधिकतर गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, जैसे कि इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इस बात का कंफर्मेशन आज सोमवार को दिल्ली में अमेरिका के एनएसए ने अपनी स्पीच के दौरान दिया है, जिसमें उनका यह कहना था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अपनी पार्टनरशिप को मजबूत करने के लिए एक बेहद ही बड़ा कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके तहत वे भारत की लीडिंग न्यूक्लियर एंटिटीज और कंपनीज पर से उन सभी रेगुलेशंस को हटाएंगे जो भारत अमेरिका के न्यूक्लियर कॉपरेशन को रोक रहे हैं और इसके लिए फॉर्मल पेपर वर्क बेहद ही जल्द किया जाएगा। और इसका एक मतलब ये भी है कि इससे अमेरिका की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और मटेरियल्स हैं उसके लिए भारत के लिए एक्सेस आसान हो जाएगा, जो कि भारत की न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने वाली जो योजना है उसमें तेजी लाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट ये देखने को मिला है कि रशिया ने भारत के लिए अपने Su-35 फ्लैंकरी एयरक्राफ्ट के जॉइंट प्रोडक्शन एग्रीमेंट का प्रस्ताव दिया है। और रशियन साइड का ये मानना है कि चूंकि भारत Su-30 MKI फाइटर्स को ऑलरेडी लाइसेंस के तहत प्रोड्यूस कर रहा है तो ऐसे में भारत में Su-35 फाइटर्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना बेहद ही आसान रहेगा और इससे Su-35 की जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है उसे बहुत तेजी से किया जा सकता है और स्क्रैच से किसी मैन्युफैक्चरिंग लाइन को स्टार्ट करने के कंपैरिजन में इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कम आएगा। आज सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में हाल ही में कंडक्ट की गई एयर स्ट्राइक्स की कड़ी निंदा करी है और जिसमें 46 इनोसेंट लोगों की जान गई थी, जिनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं थीं। और इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना था कि अफगान सिविलियंस पर एयर स्ट्राइक्स की हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी थी और इन अफगान सिविलियंस में अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे और इसमें कई सारी कीमती जानें गई हैं और हम निर्दोष नागरिकों पर किसी भी हमले की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। और इसके साथ भारतीय विदेश मंत्रालय का यह भी कहना था कि ये पाकिस्तान की ओल्ड प्रैक्टिस है कि वो अपने खुद के इंटरनल फेलियर के लिए हमेशा पड़ोसियों को ही ब्लेम करता है।
और हमने इस मामले पर अफगान प्रवक्ता की तरफ से भी रिस्पांस को नोट किया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि अभी हाल ही में जो BLA ने पाकिस्तानी मिलिट्री के कॉन्वॉय को टारगेट किया था, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक 6 सोल्जर्स की जान जाने की खबर है, जबकि कुछ अन्य रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 या फिर 9 कैजुअल्टीज बताई गई थी। लेकिन BLA की तरफ से क्लेम किया गया कि उनके इस हमले में पाकिस्तान के करीब 47 सिक्योरिटी पर्सनल की जान गई है और 30 से अधिक घायल हुए हैं। और BLA ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि उनका टारगेट 13 व्हीकल्स का कॉन्वॉय था, जिसमें 5 बसेस और 7 मिलिट्री व्हीकल्स थे, और जो कराची से तुर्बत के फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर्स की तरफ मूव कर रहे थे। और वैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान की फोर्सेस को पसंद क्यों नहीं करते, उनसे नफरत क्यों करते हैं, तो उस पर एक डिटेल वीडियो डिफेंस इनसाइट चैनल पर हिंदी में अपलोड की गई है, आप उसको जरूर देखिएगा। बाकी BLA ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में क्लियरली कहा है कि उनकी जो जमीन है तो वो हमेशा ही ऑक्यूपाइंग स्टेट के लिए इनसिक्योर रहेगी, और हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने वाले अपने स्ट्रगल के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पर खैर, इन सभी स्थितियों के बीच जो कंगाल पाकिस्तान है उसके लिए एक बेहद ही अच्छी खबर भी सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो पाकिस्तान को 20 अरब अमेरिकी डॉलर देने की तैयारी कर रहा है। अब कहा तो ये जा रहा है कि ये जो लोन दिया जा रहा है ये पाकिस्तान के विकास और सामाजिक सेवाओं में सुधार के लिए है, और इससे पाकिस्तान के जो बुनियादी ढांचे हैं वो फिर से खड़े होने में मदद होगी, और जो पाकिस्तान आर्थिक तंगी से जूझ रहा है तो उसको भी दूर करने में इससे मदद मिलेगी। पर जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये जितने भी अमेरिकी डॉलर पाकिस्तान के पास आ रहे हैं तो पहले तो इसमें से पाकिस्तानी मिलिट्री के टॉप ब्रास अपना हिस्सा रखेंगे, क्योंकि आखिरकार उन्हें भी अपने महल खड़े करने हैं, और वैसे भी विदेशों में प्रॉपर्टी लेने के लिए पैसा तो चाहिए। फिर उसके बाद जो पैसा बचेगा तो वो जाएगा उन सुअरों के संगठनों की मदद के लिए जो कि पाकिस्तान अपने वहाँ पालता है, और अगर उसमें थोड़ा बहुत पैसा बच गया तो दिखाने के लिए सही पाकिस्तान कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपने वहाँ बना लेगा। और अगर हमने अपने निकम्मे पड़ोसी की बात कर ही ली है तो चलिए अपने चिंदी पड़ोसी की भी चिंदी हरकत के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके बारे में शायद आप सभी अवेयर होंगे ही कि एक तरफ जहाँ चीन अपने नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स हवा में उड़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक नई तरह के वायरस की भी शुरुआत चीन से फिर से हो चुकी है, और हमेशा की तरह चीन इस वायरस की इन्फॉर्मेशन भी छुपा रहा है, और अब तो इसके 2 केसेस भारत के कर्नाटका में भी देखे जा चुके हैं। बाकी चीन से जितने भी ये वायरस ओरिजिनेट होते हैं तो ये प्राकृतिक हैं या फिर लैब में खास तौर पर तैयार किए गए जैविक हथियार। तो इस वाले इशू पर भी हमने एक वीडियो पहले बनाई थी, हालांकि उस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं है क्योंकि शायद यूट्यूब को इस तरह की वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं आती है। पर खैर, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जाके जरूर देखिएगा, लिंक हम इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। स्पेसएक्स मिशन के तहत जो स्पेस डॉकिंग का डेमोन्स्ट्रेशन था, इसे 7 जनवरी के लिए शेड्यूल किया गया था, तो इसरो की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि जो ये स्पेस डॉकिंग है इसे अब 9 जनवरी तक के लिए पोस्टपोन किया गया है, क्योंकि अभी इस डॉकिंग प्रोसेस को कुछ और वैलिडेशन की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा सोमवार को यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन की तरफ से कहा गया कि यूएस ये मानता है कि जो रशिया है तो वो यूक्रेन में रशिया के साथ नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स के कंट्रीब्यूशन के बदले नॉर्थ कोरिया के साथ अपने स्पेस कॉपरेशन को एक्सपेंड कर रहा है, और यूएस मानता है कि जो रशिया है वो नॉर्थ कोरिया के साथ एडवांस स्पेस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को शेयर करने की इच्छा रखता है। और इसके साथ उनका ये भी कहना है कि अमेरिका ये भी मानता है कि जो रशिया है वो नॉर्थ कोरिया को औपचारिक रूप से न्यूक्लियर पावर का स्टेटस देने के बेहद ही करीब है। लेकिन आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि ये केवल यूएस का बिलीव है, और ऐसा सच में है या नहीं है तो इसके रिगार्डिंग कोई भी ऐसे ठोस सबूत तो नहीं दिए गए, और ये बस एक तरह की संभावना है। बाकी संभावना से याद आया, आप सभी ये तो जानते होंगे कि यूएफओज होते हैं या नहीं होते, तो इसकी संभावनाओं पर भी अक्सर चर्चा होती रहती है। और वैसे भी इस वर्ष की जब शुरुआत हुई थी तो सोशल मीडिया पर ऐसी कई सारी वीडियोस देखने को मिली जिसमें क्लेम किया जाने लगा कि यूएफओ धरती पर आ गए हैं वगैरह वगैरह, और हालांकि वो सारी वीडियोस फेक थी और उनको एआई की मदद से जनरेट किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में एएनआई के साथ एक एक्सक्लूसिव कन्वर्सेशन में इंडियन एयरफोर्स वेटरन एयर मार्शल दिलीप कुमार पटनायक सर ने भारत की जमीन पर यूएफओस या यूएपीस तो इनकी संभावनाओं को लेकर अपना अनुभव शेयर किया था, जिस पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कई बार एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कुछ ऐसी होती हैं जो कि रडार पर अक्सर इस तरह की घटनाएं होने का कारण बनती हैं, जैसे कि सच में वो हो रहा हो। और इसी के साथ उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर किया जो कि लगभग 14 से 15 वर्ष पहले हुआ था, जब एक मिसाइल को एक इल्यूजन की तरह आइडेंटिफाई किया गया था। और भुज एरिया वाले एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए उनका कहना था कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है जिससे हमको कई ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं जो कि एक्चुअल में नहीं होती हैं और वो केवल एक इल्यूजन होता है। और इसलिए जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इस बात को लेकर श्योर हैं कि यूएफओस नहीं होते हैं, तो उनका कहना था 100%, और उन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटीज़ को पूरी तरह से खारिज किया है। अब बाकी यूएफओस होते हैं या नहीं होते, ये बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक है और इस पर सभी की राय बहुत अलग अलग रहती है, और इस पर आपकी क्या राय है उसे हम जरूर जानना चाहेंगे, तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर अवश्य करिएगा। और बाकी एक अपडेट अभी ये भी देखने को मिला है कि जो जस्टिन ट्रूडो है वो कनाडा की लिबरेशन पार्टी के लीडर के तौर पर अपने रेजिग्नेशन को बेहद ही जल्द अनाउंस कर सकते हैं, और फिर इसके बाद इन्हें कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से भी रिप्लेस करने की जो रेस है वो शुरू हो जाएगी। बाकी अब समय है आज के इतिहास का।
आज के दिन 1998 में कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट विवेक सजवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के सबसे पहले प्रमुख कौन थे। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।